So hello everyone, I welcome you all to Let's Crack UPSC CSE. So इस सेशन के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीलिम्स 2021 में। क्वेश्चंस को देख के ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से किस एरिया से आ रहे हैं, कैसे वी नीड टू प्रोसीड। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कराने अकेडमी से नहीं जुड़े, जरूर से जुड़े। यूज दिस कोड दैट इज SPLIVE। ये कोड इस्तेमाल करके आप जोड़ सकते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ग्रेट ऑफर्स हैं अभी, तो ये सारे जो ऑफर्स हैं उसको भी आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी 31st तक ये ऑफर है। और अगेन यू हैव टू यूज दिस कोड दैट इज SPLIVE। इस कोड का इस्तेमाल करके आप ये जो बेनिफिट्स उठा सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, मतलब मेनली वी आर गोइंग टू डिस्कस साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि 2021 के अंदर आए हैं। अगर आप थोड़ा सा ट्रेंड देखोगे तो वो जो क्वेश्चंस हैं, चाहे पॉलिटी के हैं, ज्योग्राफी के हैं, जैसे 2021 में 12 क्वेश्चंस हैं, पॉलिटी में 18 क्वेश्चंस हैं, एनवायरनमेंट में 15 क्वेश्चन हैं, ये सारे हैं। और यहाँ पे अलग जो एरियाज हैं, हिस्ट्री है, खास तौर से अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखोगे तो इनका जो वेटेज है, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनका जो वेटेज है वो कंटिन्यूस बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है। इसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्जाम है वो साथ में ही होता है, इसलिए प्रीलिम्स क्योंकि साथ में होता है, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर प्रीलिम्स क्योंकि आपका जो है साथ में होता है, इस फैक्टर की वजह से यू कैन से कि IFS का प्रीलिम्स साथ होने की वजह से इन एरिया से, ज्योग्राफी एनवायरमेंट साइंस के एरिया से काफी अधिक प्रश्न आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन देखते हैं पहला। विद रेफरेंस टू द रीसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो ये प्रश्न का सोर्स क्या है, न्यूज़पेपर ये सोर्स है। काफी सारे टॉपिक्स आए थे, अगर आप देखोगे तो काफी सारे टॉपिक्स आए थे जिन पर बेस्ड ये आपका प्रश्न है। बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन बनाई जा रही थी और उस पर हमने बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया था। तो कुल मिला के जो एक पॉइंट आपको समझना है कि न्यूज़पेपर में एनवायरनमेंट, साइंस, ज्योग्राफी, इन एरिया से रिलेटेड जो न्यूज़ रिसर्च पब्लिश होती हैं उसको आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़ना चाहिए। ठीक है, पुरानी जो चीज़ें आप पढ़ते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक चीज़ें जो आप पढ़ते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बट उस नॉलेज को इन्हांस करने के लिए उस न्यूज़पेपर पर फोकस करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस वैक्सीन। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो शब्द है अगर आप देखोगे तो देखो, वैक्सीन जब आप बनाते हो, जैसे रिकम्बिनेंट वेक्टर जब वैक्सीन है यहाँ पे, तो ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन का सिंपल से जो प्रिंसिपल होता है कि जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उस कॉजल ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हम करते हैं और बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। ये कॉजल ऑर्गेनिज्म ही जो डिजीज कॉज करता है, ये जब शरीर में जाएगा तो इसके खिलाफ हमारा जो शरीर है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। फ्यूचर में अगर ये कॉजल ऑर्गेनिज्म जैसे कोई भी बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर में आएगा, ऑलरेडी एंटीबॉडीज होंगी और हम बच सकते हैं उसमें। तो ये क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक मैनिपुलेशन का इस्तेमाल इन वैक्सीन का बनाने में कर सकते हैं। जैसे mRNA बेस्ड वैक्सीन, जैसे SARS-CoV-2 है, इसमें ये स्पाइक प्रोटीन है, ये स्पाइक प्रोटीन है, ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये वी कॉल इट एज स्पाइक प्रोटीन। ये आपका जो स्पाइक प्रोटीन है, इस स्पाइक प्रोटीन की अगर आप बात करोगे, और स्पाइक प्रोटीन, व्हेन यू टॉक अबाउट द स्पाइक प्रोटीन, तो इससे रिलेटेड जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इसका वो mRNA पर होता है। इस mRNA का इस्तेमाल करके वेक्टर के माध्यम से इसको बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, और वो फिर जो एंटीजन और एंटीबॉडीज हैं, वो एंटीजन और मतलब एंटीजन है जो कि शरीर के अंदर एक कंसीडर किया जाता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज आपकी डेवलप होती है। तो यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करना, ये स्टेटमेंट सही है। बैक्टीरिया, वायरस वेक्टर के रूप में इस्तेमाल करना। वेक्टर शब्द का मतलब क्या होता है ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया, न्यूज़पेपर के अंदर कई बार ये आर्टिकल्स आए, संडे का खास तौर से अगर आप देखेंगे तो वेक्टर्स का मतलब होता है कि किसी भी जो ये ऑर्गेनिज्म है उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का कार्य। जैसे अगर आप mRNA को दूसरे किसी मतलब ऐसा ट्रांसफर करना चाह रहे हो तो उसमें क्या है, आप एक जो वेक्टर उसका इस्तेमाल करेंगे, है ना, और उस वेक्टर जैसे बैक्टीरियोफाज ये वेक्टर का इस्तेमाल करके और फिर उसको ट्रांसफर करेंगे। तो इसको यहाँ पे बैक्टीरिया और वायरस का दोनों का ही आप वेक्टर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों ही आपके जो स्टेटमेंट सही हैं। दूसरा देखो, हेरिडिटरी डिसीजेस कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ में माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीजेज है from parents to child can be prevented by mitochondrial replacement therapy either before and after in vitro fertilization or egg. Child inherit mitochondrial disease entirely from mother and not from father. यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना। देखो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है इस पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया देखो, एक तो आपका सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। एक माइट्रोकॉन्ड्रिया और जो आपका प्रोटोप्लास्ट है उस पे डीएनए है, ठीक है।
जो प्रोटोप्लास्ट है उसमें आपके डीएनए प्रेजेंट होता है, और इस डीएनए का, ये जो डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्रोटोप्लास्ट है, इसका जो ये जो डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए का इस्तेमाल किया जा सकता है, वी कैन से बहुत सारे डिफरेंट पर्पस के लिए किया जाता है। बट ये ध्यान रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो एक्सक्लूसिवली मदर से ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जो डिजीज की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती है, और ये डिजीज चाइल्ड में बाद में भी हो सकती हैं, बाद में भी हो सकती हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस है, इसके कॉजल जो अगर आप फैक्टर देखोगे, एक तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कोई बदलाव हो जाए जो कि मदर से ही होता है, और न्यूक्लियर डीएनए में भी सर्टेन चेंजेस हो जाते हैं, उसमें भी उसकी वजह से भी डिजीज होती है। तो न्यूक्लियर डीएनए की जब आप बात करते हो तो न्यूक्लियर डीएनए में जो कंट्रीब्यूशन ऑफ फादर का भी होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अगर आप टेक्निकली देखोगे तो गलत है। अब डिपेंड करता है वो इतना चीजें कंसीडर करते हैं, वैसे कंसीडर तो करना चाहिए लॉजिकली देखा जाए। और ये स्टेटमेंट है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी है बिफोर आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग किया जा सकता है। देयर आर सर्टेन टेक्निक्स हैं, उसके माध्यम से आपको किया जा सकता है। इसका जो आंसर होगा ये 1 हो सकता है या फिर सी हो सकता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आसान है, बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजी, ये आपकी डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स के लिए है। ये भी चीजें काफी न्यूज में थी। उसके बाद देखो ये है, कंसीडर द फॉलोइंग बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस। अब ये क्या कल्चर किया जा सकता है, आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम। इसमें बैक्टीरिया और फंजाई दोनों को कल्चर किया जाता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो वायरस से रिलेटेड है क्योंकि ये लिविंग सिस्टम है और आपको होस्ट की जरूरत है। अब देखो यहाँ पे डिपेंड करता है कि इन्होंने इस मीडियम की डेफिनेशन क्या क्या ली है। अगर मीडियम टिश्यू कल्चर के लिए जो इस्तेमाल होता है, अगर उसको लिया है सेल लाइन वाला, तो उसमें जो मीडियम होता है वो इस तरीके का मीडियम होता है जिसमें वायरस को कल्चर किया जा सकता है। अगर नॉर्मल सिंथेटिक मीडियम लेते हैं तो उस पर कल्चर नहीं किया जा सकता अगर लिविंग सिस्टम नहीं है। तो ये अगर वायरस के कल्चर की बात करते हैं, अगर सिर्फ सिंथेटिक मीडियम ले, बट इन्होंने स्लैश लगा के आर्टिफिशियल शब्द लिखा है। आर्टिफिशियली वायरस को कल्चर किया जा सकता है, एक सर्टेन स्पेसिफिक मीडियम आता है, ठीक है। एक तो होस्ट में किया जा सकता है, लेकिन इन जनरल की बात करें तो एक मीडियम होता है, उसमें सर्टेन सेल लाइन डेवलप की जाती है, उससे फिर इन्फेक्ट कराया जाता है वायरस से, और फिर जो है वी कैन से जो मीडियम है उस मीडियम में वायरस को कल्चर किया जाता है। तो ये जो आंसर या तो ए हो सकता है या 1 2 3 हो सकता है, चांस इसके ए के हैं अगर आप टेक्निकल डेफिनेशन इसकी देखोगे उसके बेसिस पर। ये डिपेंड करता है कि ये जो मीडियम है उसकी डेफिनेशन क्या आपकी ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं, एडिनोवायरस हैव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम्स whereas retrovirus have double standard DNA genome. Common cold in is sometimes caused by an adenovirus whereas AIDS is caused by retrovirus, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडिनोवायरस है have single stranded DNA genomes whereas retroviruses have double stranded DNA genome. Common cold is sometime caused by adenovirus whereas AIDS is caused by और रेट्रोवायरस। तो ये जो है ये दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहली चीज तो ये जो स्टेटमेंट अगर देखोगे, ये जो एडिनो वायरस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब देखो जो वायरस है डिफरेंट टाइप्स के हैं, यहाँ पे सिर्फ आप सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए तक ही कंसीडर आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखो वायरस आपके आरएनए बेस्ड होते हैं, डीएनए बेस्ड होते हैं, सिंगल स्टैंड डीएनए बेस्ड होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये गलत है। कॉमन कोल्ड की बात किया जाए तो एडिनो वायरस से होता है। इस एडिनो वायरस को ही वेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया गया है वैक्सीन के फॉर्मेशन के लिए। वायरस के ऊपर इसलिए बहुत सारी स्टडी पब्लिश हुई है, अगर आप संडे के पेपर देखोगे वहीं से सारे 3 4 क्वेश्चन जो बने हैं वायरस से रिलेटेड वहीं से है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। वाटर ये नॉर्मल साइंस का प्रश्न है, ठीक है। तो ये डाइपोलर इन नेचर है, ये आसान सा प्रश्न है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन जो है एलईडी, देखो एक चीज जो ध्यान में रखना है, कोई भी टेक्नोलॉजी की जब आप बात करते हो तो उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई नॉलेज आपको मिलता है तो उस नॉलेज को जरूर से आप मतलब खुद से समझने की कोशिश करो। घर पे कोई चीज यूज हो रही है, अगर लगता है कि अच्छा ये कैसे है, तो खुद से उसको थोड़ा स्टडी करोगे। मतलब इसमें क्वेश्चन आता है नहीं आता वो अलग बात है, बट खुद थोड़ा सा ये देखना है, देखते रहना है। कई टेक्नोलॉजीज का अगर इस्तेमाल होता है तो कैसे होता है, क्या फंक्शन होता है, क्या प्रिंसिपल है, क्या साइंस है उसके पीछे, ये देखना चाहिए। अब यहाँ पे एलईडी लैंप्स के ऊपर, अब देखो यहाँ पे एलईडी जो लाइट्स हैं ये इनकी लॉन्गर लाइफ होती है, तो स्टेटमेंट तो ठीक है। उसके बाद ये दूसरा ये भी स्टेटमेंट सही, स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैंप इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक। एलईडी लैंप्स की बात करें तो कलर एडवांटेज भी रहता है स्ट्रीट लाइटिंग में, ये स्टेटमेंट की बात करें तो ये तो गलत है। जैसे लॉन्गर लाइफ एलईडी की बात करें तो एलईडी की लॉन्गर लाइफ इन कंपैरिजन टू सोडियम लैंप, तो ये गलत हो जाता है। अब देखो कंफ्यूजन, आप सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे,
अब देखो यहाँ पे अगर आप इसकी डेफिनेशन पे जाओगे, लाइट एमिटिंग डायोड्स की बात करते हैं तो ये 180 डिग्री में लाइट प्रोड्यूस करते हैं। बट अगर लैंप्स की बात करें, अगर एलईडी लैंप्स की बात करें, तो दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री। बहुत सारी ऐसी लैंप्स हैं जिनके माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। लेकिन अगर बेसिक डेफिनेशन में जाओगे एलईडीज के, सिर्फ एलईडी शब्द के उसमें, तो 180 डिग्री पे ही लाइट प्रोड्यूस आपका होता है, इससे उसकी एनर्जी एफिशिएंसी बनी रहती है। ये स्टेटमेंट आपका सही, यहाँ भी जो ए भी हो सकता है और इसका आंसर सी भी हो सकता है, 1 एंड 3 भी आपका हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं ACE2, इसको भी बहुत बार डिस्कस किया था, ये भी न्यूज़पेपर का ही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वायरस है, ये वायरस क्या है, ये ह्यूमन सेल है। ह्यूमन सेल में ये एक रिसेप्टर होती हैं और ये वायरस की स्पाइक प्रोटीन होती हैं। ये जो एस प्रोटीन होती है, ये एस प्रोटीन जाके ACE2 रिसेप्टर से जाके जुड़ जाते हैं और फिर ये ह्यूमन सेल्स के अंदर चले जाते हैं। तो ये मेनली स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज के लिए ACE2 का इस्तेमाल आपका होता है। दूसरा देखा जाए प्लास्टिक के ऊपर काफी चीजें न्यूज में थी, तो बिसफिनॉल ए की बात किया जाए तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है, स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट। ये पॉलीकार्बोनेट है, ये भी याद रखना है। मेनली अगर देखा जाए मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ प्लास्टिक, तो पॉलीकार्बोनेट के लिए ये मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये है नेक्स्ट है ट्रिक्लोसैन, ये पीआईबी के अंदर न्यूज आई थी, हिंदू के अंदर भी आई थी, पीआईबी के अंदर भी ये न्यूज आपकी आई थी। ठीक है, तो ये ट्रिक्लोसैन का इस्तेमाल मेनली, जैसे इस समय सैनिटाइजर और ये सब बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, तो थोड़ा सा चीजें जो न्यूज में हो उसको आप जरूर से देखा करो। मतलब अगेन आई एम स्टेटिंग दिस थिंग कि जरूरी नहीं है वो प्रश्न आता है नहीं आता। जैसे मैं आपको बताता हूँ 28 नवंबर को एक टॉपिक आया था सी स्पार्कल के ऊपर हिंदू के अंदर, ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया था डाई एटम के ऊपर। इसी तरीके से साइनो बैक्टीरिया के ऊपर भी हमने जो है डिस्कशन किया हुआ था। ये अब इसमें आपको आया था कि वो क्वेश्चन आया था जिसका आंसर साइनो बैक्टीरिया और डाई एटम्स थे। तो ये क्वेश्चंस का आंसर ऐसे ही आप जो है वो डिराइव कर सकते हैं। तो ट्रिक्लोसैन जो है खासतौर से टॉयलेटरीज के लिए इस्तेमाल आपका होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये नॉर्मल साइंस का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन व्हाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, ये आपको ध्यान में रखना है। ये साइंस का प्रश्न, मतलब अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे वहां से ये प्रश्न हैं जो आपके दिए गए हैं। तो इस सेशन में इतना ही। कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है साइंस के लिए, जो बेसिक आप 8, 9, 10 की एनसीईआरटी पढ़ते हैं वो तो पढ़ना ही है, साथ में जो न्यूज में चीजें चल रही हैं उनको आप जरूर से ध्यान दें, उनको सही से कवर करें, क्योंकि उसको अगर आप कवर नहीं करेंगे तो वो जो कवरेज है दैट विल रिड्यूस। ठीक है, सो आज के लिए इतना है। आई होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स